गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मींस किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। और प्यारे बच्चों, आपकी वॉइस की 3 क्लास होगी, जिसमें आपका पहली क्लास आपका असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदले, दूसरी क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदले, और तीसरी क्लास में आपका होगा इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदले। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास पे चलने से पहले आपको बता देते हैं, ये आपकी ग्रामर की 29वीं क्लास है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 28 क्लास चल चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट करा चुके हैं, और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की 9वीं क्लास है। इसके पहले आपकी 8 क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 11th की भी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। यदि आप क्लास 11th में हैं तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के, ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर पहले के लिए लिखे हुए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। हमने हेडिंग लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहले इसके कुछ बेसिक चीजें जान जाते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस में कुछ बेसिक चीजें जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस। पहले आप समझो कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। आपको पता है वॉइस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। अब इस बात को जानना जरूरी हो जाता है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ एक्टिव वॉइस के डेफिनेशन लिखे हुए हैं, उसमें समझने की कोशिश करना। जिसमें कर्ता अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मीन्स जिस वाक्य में सब्जेक्ट, कर्ता मीन्स बोले तो सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे एक्टिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। अगर कोई आपका वाक्य है, उस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है, मीन मुख्य सर्वे सर्वा जो है सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त है, तो आपका वह वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में होता है। और पैसिव वॉइस में इसी का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस का अपने डेफिनेशन लिखे हुए हैं। जिस वाक्य में कर्म कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। सिंपल से प्यारे बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मींस कर्म की प्रधानता होती है। तो अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल आपका लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस का, जो इसे कोई वाक्य दिया हुआ है, पूजा राइट्स अ लेटर। पूजा क्या करती है, एक पत्र को लिखती है। पूजा एक पत्र लिखती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए लेटर आपका, अगर हम इसी लिखे, पहले वाले वाक्य में आपको दिख रहा होगा पूजा मुख्य भूमिका में है, मींस पूजा राइट्स अ लेटर मींस पूजा एक पत्र लिखती है। तो अब इसमें मुख्य भूमिका में कौन है, पूजा है, और पूजा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसमें मुख्य भूमिका में था, मींस ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। लेकिन इसी वाक्य को अगर इस तरह से लिख दिया जाए, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मींस एक पत्र लिखा गया किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। अगर इस तरह से वाक्य लिख दिया गया, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन कर दो या फिर पूजा ही कर दोगे तो और बेहतर रहेगा, आपको समझने में बेहतर रहेगा। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय पूजा, तो यहां मोहन की जगह पूजा कर देना क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। तो अ लेटर इज रिटन बाय पूजा, वही वाक्य जो ऊपर आपका वाक्य है वही वाक्य नीचे भी है, अ लेटर इज रिटन बाय पूजा। तो प्यारे बच्चे, इसमें किसके सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ गया, एक पत्र आ गया ना। पत्र आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो मींस इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई। अ लेटर इज रिटन बाय मोहन मींस पूजा मींस एक पत्र लिखा गया किसके द्वारा, पूजा के द्वारा लिखा गया। तो मुख्य भूमिका में क्या आ गया, लेटर आ गया ना, जो कार्य करने वाला था, और जो कार्य करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कार्य करने वाला पीछे चला गया, जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया। यहाँ पर पूजा जो थी पीछे चली गई, पीछे चली गई, तो जो ऑब्जेक्ट था, जो उस पर कार्य हुआ है, जो कर्म हुआ है, वो कर्म कहाँ आ गया, पहले आ गया। अगर वो कर्म पहले आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, वहां पर आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। पैसिव मींस आलसी हो जाता है ना, जिसमें सब्जेक्ट आलसी हो जाए, मींस उसकी भूमिका थोड़ा
संदिग्ध भूमिका हो जाए, थोड़ा सा कम काम करे, वो आपका क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी और पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, नोट के पॉइंट में लिखे हुए हैं, निम्न 3 प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको 3 प्रकार के वाक्यों को सीखना है जिसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहला वाक्य होगा आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, कैसे असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। दूसरा वाक्य होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। और तीसरा वाक्य होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, मींस किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव मींस प्रश्न सूचक वाक्य, और इंपेरेटिव मींस आदेश सूचक वाक्य। ये आपके 3 प्रकार के वाक्य हैं जिनको आपको सीखना है कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस का, और असर्टिव सेंटेंस आपका मुख्य होता है, इसी के आधार पर बाकी अन्य सेंटेंस होते हैं। आप ये अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस आज की क्लास अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज की लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का हर एक नियम को बताएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, आप उससे परेशान नहीं होंगे। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जल्दी से हम लोग इसके नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, हमने लिखे हुए हेडिंग लिखे हुए हैं असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब यहाँ से एकदम दिमाग स्थिर करके सुनना, केवल आपको सुनना है, लिखना लिखोगे नहीं तब भी चल जाएगा, किताब से आप पढ़ लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन सुनना तो आपको एकदम दिमाग भेजा खोल के सुनना है। भेजा में कई कोनो और बात नहीं चलना चाहिए कि स्कूलों में ऐसे हुआ था, कोचिंगिया में ऐसे हुआ था, ये लड़कियां हमको ऐसे कही थी तो आज हमको देख के हंसी हुई थी तो अब हमसे पटाई जाएगी, ये कुछ नहीं सोचना है। केवल हम जो बोल रहे होंगे वही आपको सुनना, यहाँ से एकदम ध्यान एकत्रित हो जाना चाहिए। प्यारे जी, यहाँ पर देखिए आपका इसके परिवर्तन के निम्न नियम दिए हुए हैं। तो अब रूल नंबर फर्स्ट, जितने रूल आपको बताएंगे सारे रूल इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। पहला रूल लिखे हुए हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। मींस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा देते हैं। प्यारे जी, हमने एक बात लिखा हुआ है प्रायः बाई लगाते हैं, इसके पीछे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इतना समझो कि बाई लगाते हैं। अभी आपको पीछे प्रायः जो हमने लिखा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, आगे चलेंगे तो आपका जो है बता देंगे कि हमने यहाँ प्रायः क्यों लगाया हुआ था। तो प्यारे बच्चे, आपने क्या सीखा, एक्टिव से जब पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हो, सब्जेक्ट बना देते हो, ठीक है। और जो आप जो है ऑब्जेक्ट जो लेके गए होते हो, मींस ऑब्जेक्ट के पहले, मींस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके गए होते हो, ऑब्जेक्ट के पहले जो है आप क्या लगा देते हो, बाई लगा देते हो। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ, पुलिसमैन ने क्या पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया हुआ है। तो भैया अब हमें पुलिसमैन क्या था, सब्जेक्ट था, तो पुलिसमैन को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, और द थीफ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, द थीफ को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आना है। तो हमने द थीफ को पहले ला दिया, द थीफ हैज बीन काट। अभी आप इसे नहीं समझने की कोशिश करोगे, हैज बीन कैसे हुआ, काट कैसे हुआ, अभी कुछ नहीं समझो, बस आप इतना समझो कि हमने थीफ आपका ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट के स्थान पे ला दिए, द थीफ हो गया, हैज बीन काट। अब द पुलिसमैन जो आपका बना हुआ है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पहले आप क्या लगा दोगे, बाई लगा दोगे, बाई द पुलिसमैन हो जाएगा। तो क्या आपने लिखा, द थीफ हैज बीन काट बाय द पुलिसमैन। तो आपने जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के पहले आपने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। तो अभी हमने पहले नियम में बस इतने ही आपको समझाए हुए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है उसके पहले आप किसका प्रयोग कर देते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं। ये आपका पहला रूल था। अब उसके बाद रूल नंबर 2 देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मींस आप दिमाग में बना लो, पैसिव वॉइस अगर बना रहे हो तो जिंदगी कौनो भी टेंस हो, कैसा भी समय परिवर्तन हो, वो वर्ब की कौनो ही फॉर्म लगेगा, थर्ड ही फॉर्म लगेगा। मीन्स चाहे जैसा मौसम आए, कौनो टेंस आए, कौनो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कौनो टेंस आए, इसमें हमें पैसिव वॉइस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगी रहेगी। जैसे हो जाता है जब बिया हो जाता है
तो एक से क्लियर हो जाता है ना कि मतलब अब चाहे इससे झगड़ ले, चाहे इससे लड़ ले, चाहे जौन ही कर ले, लेकिन जिंदगियां इसी के साथ बिताना है, ये क्लियर हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो है पैसिव वॉइस में, ऐसे पैसिव वॉइस में भी जो है आप जो है वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में भेजे में घुस गई होगी। अब देखिए अगला नियम हमने लिखे हुए हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने लिखे हुए हैं निम्न 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है एवं 4 का नहीं बनता है। प्यारे बच्चे आपको पता है कि हर टेंस के 4 प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर टेंस के 4, 12 टेंस। 12 टेंस आपके हो गए। 12 में केवल 8 का पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम लोग देखेंगे किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहां पर देखिए हमने लिखा हुआ है पैसिव वॉइस बनता है, जिसका पैसिव वॉइस बनता है हमने लिखा हुआ है पैसिव वॉइस बनता है, और नहीं बनता है तो हमने यहां पर लिखा हुआ है नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों पहले ये समझ लो किसका किसका नहीं बनता है। आप ऐसे रटने की कोशिश करो कि जैसे हमने लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ लो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और एक होता है फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। फ्यूचर में आपका कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। तो आपके पास 4 हो गया जो नहीं बनते थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तीसरा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मींस आपने देखा जो तीनों आपके टेंस थे उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बना, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। इन तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और एक इसी बीच में आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, और इसके पीछे वजह बताएंगे क्यों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, या फिर जो है प्रेजेंट इन 8 का क्यों बनता है, इनका क्यों नहीं बनता है। आगे जब हम परिवर्तन सिखाएंगे तो आपको वहां बताएंगे। और किनका किनका बनता है, अगर हमने कहा इन 4 का नहीं बनता है तो बाकी जो आपके टेंस बचे होंगे उनका मीन्स बनता होगा। बनेगा किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा। तीन इसमें हो गए। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। तो 1 2 इसमें हो गए। तो यहां पर आपने क्या देखा, 8 टेंस का बना और 4 टेंस का नहीं बना। इस चीज को एकदम दिमाग में भेजे में एकदम सेट कर लो कि 4 टेंस का नहीं बनेगा, 8 टेंस का बनेगा। पहला कौन सा हो गया? प्रेजेंट जिसका नहीं बनता है उन्हीं 4 को ध्यान में बनाए रखो, बाकी जिसका बनता है उसे ध्यान बनाने की जरूरत नहीं। आपका तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसका किसका आपका पैसिव वॉइस बनता है और किसका किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दुविधा कंफ्यूजन अब नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम आपका कंप्लीट हुआ यहीं पर। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, और अगले नियम की तरफ चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे उनकी बच्चों की जिम्मेदारी है आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला रूल क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने रूल नंबर 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना आपका रूल नंबर 4 क्या है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनता है। अब इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं क्यों बनता है, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट न होने से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्यारे बच्चों चूंकि आपका इंट्रांसिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ होता है, इसलिए आपका उनका नहीं बनता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ही वॉक्स, वह चलता है। अब ही वॉक्स में इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो कैसे जो है बनेगा, केवल सब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट होता तब बनता ना। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तभी तो आपका बनेगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ है तो कैसे बनेगा। तो अगर इंट्रांसिटिव, चूंकि आपका इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सिंपल सी बात ऐसे समझो, अगर दुल्हा तैयार है जो है ब्याह करने के लिए, दुल्हनिया नहीं तैयार है तो ब्याह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। यही बात यूं है, सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो बताओ कैसे जोड़ा बन पाएगा, कैसे जो है इसका पैसिव वॉइस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो बस अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट होगा तभी जो है आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 4 दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपका चौथा नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने लिखा हुआ है रूल नंबर 5 लिखे हुए हैं। इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, निम्न हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब मुख्य आपका ये चीज अगर आपने समझ लिए तो आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों ये जो चार्ट बनाए हुए हैं ये आपका टेंस में परिवर्तन संबंधी चार्ट बनाए हुए हैं। आपका सभी टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आपको लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, मींस किस में क्या क्या लगाना है। जल्दी से अब हम लोग इस चार्ट को समझते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने लिखा हुआ टेंस एक तरफ लिखे हुए हैं, एक तरफ हमने इंडेफिनिट लिखा हुआ है, एक तरफ हमने कंटीन्यूअस लिखा हुआ है, दूसरे तरफ उसके बाद हमने परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखे हुए हैं। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से आपका पास्ट का चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पर इस चार्ट में समझना, जिसका नहीं बनता है हमने उसके साथ कट भी कर दिए हैं जिसका नहीं बनता है। अब इस चार्ट को समझना, इस चार्ट में क्या लिखे हुए हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस बात को समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, इसमें अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कौन सी टेंस की आ जाएगी, अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगली टेंस कौन है, कंटीन्यूअस है, तो हमने कंटीन्यूअस की इज, एम, आर ला दिया। तो आपने अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ला देते हैं, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, इज, एम, आर का प्रयोग होगा। और सभी के कंटीन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, सभी के कंटीन्यूअस में केवल बीइंग जुड़ता है, तो इज बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा, एम बीइंग हो जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो हो जाती है इसमें अगले टेंस की नहीं लेते हैं, इसमें केवल बीइंग जोड़ देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं। इज बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा या एम बीइंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो गई। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, आपको पता है अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन है, तो हम यहाँ पर हैज बीन और हैज बीन कर देते हैं, हैज बीन कर देते हैं और हैव बीन कर देते हैं। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको पता है बनता ही नहीं है, उसका आपका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करने हैं, ये कट कर देना है, मींस इसका पैसिव वॉइस आपका बनता ही नहीं है। ये प्रेजेंट में हो गए। प्रेजेंट में आपने देखा इंडेफिनिट में इज, एम, आर लगा, कंटीन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगा, और परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन। बस आप कॉन्सेप्ट इतना याद रखना, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको लगाने हैं। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगले टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इसलिए जो है आप केवल कंटीन्यूअस को छोड़ करके अगले टेंस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर रखा, कंटीन्यूअस को छोड़ देते हैं, और परफेक्ट में रखा आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस का रखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। और परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसलिए कट कर दिए। आगे चलते हैं, पास्ट वाले में चलते हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अगले टेंस कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर होती है। वाज वर आपने लिख दिया, मींस पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। और कंटीन्यूअस में हमने आपको बताया कि बीइंग लगाना है, वाज बीइंग हो जाएगा, वर बीइंग हो सकता है। ये आपका कंटीन्यूअस का हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस का हो गया। उसके बाद जो है परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आपको पता है केवल हैड होता है, तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या हेल्पिंग है, हैड बीन है, तो हमें पास्ट परफेक्ट में किसका कर देना है, हैड बीन कर देना है। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, मींस परिवर्तन इन द सेंस उसका तो बनता नहीं है, इसलिए हमने उसे कट कर दिए हुए हैं। अब चलते हैं फ्यूचर में, चलते हैं। फ्यूचर में आपको क्या लगाएंगे, जो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस की लगाते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी हो जाएगा। मींस फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने क्या कर दिया, विल बी कर दिया और शैल बी कर दिया। और कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं है। और कंटीन्यूअस का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है कंटीन्यूअस का जो है बनेगा तो विल बी शैल बी बीइंग हो जाएगा, विल बी बीइंग हो जाएगा, शैल बी बीइंग हो जाएगा, और बी बीइंग का ही फॉर्म होता है, तो इसलिए दो चीजें कंट्रास्ट कर जाएगी। जैसे शैल बी बीइंग हो जाएगा ना, जैसे हमने बताया कंटीन्यूअस में बीइंग लगाना है, तो कंटीन्यूअस में बीइंग जब आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, विल बी तो पहले से उसमें है, विल बी है तो उसमें बीइंग एक और जोड़ दोगे, विल बी बीइंग, ऐसे हो जाएगा ना। और बीइंग जो होता है फॉर्म बी का ही होता है। तो बताओ, एक तलवार में एक म्यान में दो तलवार रह सकती है, नहीं हो सकती है ना। जैसे एक बार बियाह कर लिए हो, दूठ मेहरारू रख सकते हो ना, नहीं रख सकते हो ना। तो ऐसे बी और बीइंग एक ही फॉर्म है,
दोनों एक ही फॉर्म है, तो इसलिए हम उसे कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसका बनता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका बनता नहीं है। काहे नहीं बनता है? आपको पता है, एक आदमी दुई बियाह दुई मेहरारू नहीं रख सकता है, तो वही बात है, बी और बीइंग एक ही बात है, तो इसलिए आप इसका बनाते नहीं है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कट जाता है। अगला हो गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? आपको पता है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मींस विल है बीन हो जाएगा और शैल है बीन हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है, तो कट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ये चार का नहीं बनता है, और सभी में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, इस कॉन्सेप्ट से भी देख लो आपका, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसका जाहिर सी बात है अगला कोनो टेंस नहीं है, ये चौथा खुद है लास्ट टेंस था ना, इसका अगला कोनो टेंस नहीं है, तो कैसे परिवर्तन होगा? ठीक है, अगर इसकी बिरादरी का कोनो है नहीं है, तो कैसे परिवर्तन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसके आसपास कोनो परिवार नहीं होगा, तो आसपास परिवार नहीं होगा, वही अंतिम सदस्य होगा, और कोनो लड़की दिख नहीं रही है, तो कैसे उसका ब्याह करा दें? नहीं करा सकते हैं ना। तो वही कॉन्सेप्ट समझ लेना कि इसका फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसलिए नहीं बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसका बनता है किसका नहीं बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चे अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। आपके जितने इसमें नियम थे, सारे नियम आपको समझा दिए हुए हैं। अब हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं आपका जो इसमें असर्टिव सेंटेंस में जो आपका सारे नियम बता दिए हुए हैं। असर्टिव सेंटेंस के आधार पे जो कुछ उदाहरण है, जल्दी से उस उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और उस उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, आपको नीचे यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, आपके चैनल का नाम, तो जल्दी से आपको पता है आपको क्या करना होता है, जल्दी दनादन सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं अगला उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और हर एक टेंस का एक एक उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे 8 टेंस का बनेगा, तो 8 टेंस का हमने एक एक उदाहरण दिए हुए हैं, हर एक टेंस का एक एक उदाहरण लिखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग चलते हैं पहले टेंस में चलते हैं। पहला टेंस आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, ही किल्स अ स्नेक, उसने एक स्नेक को मार दिया। तो प्यारे बच्चे, ही किल्स अ स्नेक, उसने एक स्नेक को मारा, तो क्या हो जाएगा? ही किल्स अ स्नेक है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। अ स्नेक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ स्नेक पहले आ जाएगा। और इसमें आपको पता है कि आप इज एम आर का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस में इज एम आर में कोई लगाएंगे ना। और अ स्नेक आपका क्या था? सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप क्या लगाते हो? इज लगाते हो, तो इसलिए हमने क्या दिया? अ स्नेक इज कर दिया। और उसके बाद इसमें हमने बताया जन्म जन्मांतर तक वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? किल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद हमने बाई बताए हुए थे, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके पहले आपको क्या बताएं? बाई लिखने के लिए बताएं, तो इसलिए बाई हमने लिख दिया, बाई हो गया। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। हमने प्रोनाउन वाले सेक्शन आपको बताए थे, तो प्रोनाउन वाले सेक्शन में हमने आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस वहां पर समझाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि बाई हिम कैसे हुआ है। अगर नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि आपका जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन किस तरह से सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आप परिवर्तन करते हो। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका प्रोनाउन में परिवर्तन लिखे हुए हैं, किस तरह से आप प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। जैसे आई दिया हुआ है सब्जेक्टिव केस में, अगर आई दिया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। जैसे ए फर्स्ट पर्सन का भी आपको लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं। तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। अगर मी को सब्जेक्ट बनाना होगा तो आई लिखेंगे, अस को सब्जेक्ट बनाना होगा तो वी लिखेंगे, और आई को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मी लिखेंगे, और वी को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? अस लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन हो गया। आई को मी में परिवर्तन करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और वी को अस में परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका सेकंड पर्सन में हमने लिखे हुए यू। यू में क्या होता है? केवल सेकंड पर्सन में केवल एक आता है यू। यह अपने आप में एक दादा होता है, तो दादा भैया अकेला रहेगा, जो दादागिरी करता है, अकेले क्षेत्र में काम करना चाहता है ना, उसका सोचता है कि हमारे सामने कोनो और दादा ना बन पाए ना, तो इसलिए ये अकेला रहता है। तो सेकंड पर्सन आपका यू हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है। ये आपका हो गया।
और थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन आपका इसका परिवार बहुत बड़ा है। इसका परिवार समझो लालू यादव का परिवार है। लालू यादव का जो है 1975 में जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी लगाया था ना, तो लालू यादव ने कहा था हम तुम्हारा नसबंदी मानेंगे, हम बच्चा पे बच्चा पैदा करेंगे। तो इसलिए खुद खुद दनादन खूब बच्चा पैदा कर लिए थे। तो ये लालू यादव की कहानी है। तो प्यारे बच्चे ये लालू यादव की समझ लेना, थर्ड पर्सन समझना लालू यादव, इसमें कई परिवार है। तो ही है प्यारे बच्चे पहला। ही में आपका जो है ही का सब्जेक्टिव केस में ही अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में उसे क्या लिखोगे, हिम कर दोगे। यही अभी यही का परिवर्तन था जिसके लिए हमने यहाँ पर आए हुए हैं। ही का आपको क्या करना है, अब हिम करना है। मींस ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या करते हैं, हिम कर देते हैं। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर हो जाता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, इट हो जाता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस थे। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान होगा। ये सारे प्रोनाउन को बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा उधर उदाहरण, तभी आपको समझ में आएंगे। नहीं तो प्रोनाउन में परिवर्तन आपको समझ में नहीं आएगा कि हम सब्जेक्ट से कैसे ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिए। तो भैया प्लेस से परिवर्तन करोगे तो उसका कुछ जो है उसका जो है रहने का तरीका चेंज हो जाएगा ना। जैसे जब लड़की जो है, लड़की जब ब्याह के पहले अपने रियल वाले घर में होती हैं तो रहने का उनका रहन सहन जो है अलग ढंग का होता है। लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो ब्याह के बाद जो है उनका परिवर्तन हो जाता है ना, वो जैसे जो है दूसरे के घर में जाती हैं अलग ढंग से रहने लगती है ना, उस घर के तौर तरीके सीख लेती है ना। तो वही बात यूं है, यहाँ जो है सब्जेक्ट के स्थान पे था तो इसका दूसरा रहने का तरीका था, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते ही एक कुछ अपना रूप रंग बदल लेता है। तो इसलिए यहाँ पर रूप रंग बदला हुआ दिख रहा होगा आपको। आई का मी दिख रहा होगा, वी का अस दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा। और अब नहीं समझ में आया होगा ना तो अपना जो है थोबड़ा जो है ना कहीं जो है पत्थर उत्तर से पीट उठ करके सही कर लेना, तब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वापस उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, लिखे हुए हैं जो हमने आपको बता रहे थे। और मेरी बात को अन्यथा ना लिया करो, केवल हम हंसाने और मजाक के पर्पज से करते हैं ताकि क्लास बोरिंग ना हो पाए। इसलिए कौन हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियां तो कुछ सोचती होंगी कि सर जी कितना लड़कियों की बेइज्जती करती रहते हैं, हालांकि ऐसा कोनो बात नहीं है प्यारी बच्चियों। और बच्चियां ना वो लड़के से ज्यादा समझदार होती हैं, लड़का तो जो है कुल बेवकूफ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखिए हमने जो आपको एग्जांपल बता रहे थे, यहाँ पर क्या देखिए क्या बता रहे थे, ही किल्स अ स्नेक था आपको, तो अ स्नेक इज किल्ड यहाँ तक तो समझा दिए थे। अब हमने बाई लगाया, बाई के बाद ही का हमने आपको ऑब्जेक्टिव केस में क्या दिखाया हुआ था, हिम दिखाया हुआ था ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस अभी हमने हिम बताया ना, तो इसलिए क्या हो गया आपका बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आपका ये पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया, अ स्नेक इज किल्ड बाई हिम हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य पे चलते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन इज प्रेजिंग मी, मोहन मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो भैया मोहन हमारी प्रशंसा कर रहा है, मोहन इज प्रेजिंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता है कि बीइंग आपका प्रयोग करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। अब मी है आपका ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। अब मी को जो है सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। मी का सब्जेक्टिव केस अभी हमने आपको बताया ना, आई होता है, तो आई लिख दिए। और आई के साथ आप क्या लगाते हो, एम लगाते हो। अब इसके ढंग से परिवर्तन होगा हेल्पिंग वर्ब ना, तो आई के साथ क्या लगाते हो, एम लगाते हो, आई एम हो गया। और इसमें बीइंग का प्रयोग करते हो तो क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग हो जाएगा। अब प्रेज वर्ब की हमने आपको हमेशा बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसलिए प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रेज्ड हो जाएगा। आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई, मोहन आपका सब्जेक्ट था तो मोहन जैसे है मोहन मोहन ही कर देंगे, क्योंकि आपको नाउन है तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। नाउन में हमने परिवर्तन नहीं बताया, प्रोनाउन में परिवर्तन बताए हुए है ना, तो आपका बाई मोहन हो जाएगा। तो जिस तरह से आपका बाई मोहन था हमने वैसे लिख दिए। आप इस चीज को ध्यान में बनाए रखना, वो प्रोनाउन में हमने बताए हुए हैं, नाउन का कोई परिवर्तन नहीं बताए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो जल्दी से देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण देखो तीसरा। अ स्नेक हैज बीटन द चाइल्ड, मीन्स एक सांप था वो काट लिया, किसको काट लिया, द चाइल्ड मीन्स बच्चा को काट लिया। छोटवार बच्चा था, सपवा का कर लिया, काट दिया, काट लिया उसको। तो भैया काट लिया ना, तो कैसे इसे देखो परिवर्तन करते हैं। आपको यहाँ पता है कि हैज बीटन है, हैज बीटन किस टेंस में है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है हैज बीटन। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ तो ऐसे कैसे बदलेंगे। तो आपको पता है पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखोगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। दी चाइल्ड आपको क्या दिख रहा
होगा, दी चाइल्ड आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, तो क्या कर दोगे, दी चाइल्ड आपका पहले आ गया। उसके बाद इसमें किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज बीन और हैड बीन लगाते हैं ना, तो आपने चाइल्ड के अनुसार क्या लगा दिया, हैज बीन लगा दिया, तो क्या हो गया, द चाइल्ड हैज बीन, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और ए परफेक्ट टेंस था तो वैसे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज बीन बीटेन। अब उसके बाद बाई लगाते हैं, अ स्नेक आपका नाउन था तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाई अ स्नेक हो जाएगा। तो आपने पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन कर दिया, द चाइल्ड हैज बीन बीटेन बाई अ स्नेक हो गया, ये आपका तीसरा परिवर्तन हो गया, तीसरा उदाहरण हो गया, मींस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो हम लोग चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका चौथा उदाहरण लिखे हुए हैं, दी कैट किल्ड दी माउस, मतलब बिल्लिया ने मार डाला किसको, दी माउस मतलब चूहुआ को, चूहुआ को किसने मार डाला, बिल्लिया ने मार डाला, और किल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है किस टेंस में प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है ना, तो मींस दी कैट किल्ड दी माउस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे, तो उसे लगाते हैं बाद में, पहले जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, तो आपका दी माउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दी माउस को हम पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दी माउस। उसके बाद माउस आपका सिंगुलर था तो सिंगुलर के अनुसार क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दी माउस वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल का सेकंड फॉर्म किल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, दी माउस वाज किल्ड बाई बाई। उसके बाद हमने आपको बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके पहले आप बाई लगाते हैं, तो बाई दी कैट हो जाएगा, तो सिंपल से आपने कर दिया, दी माउस वाज किल्ड बाई दी कैट हो गया। तो इस तरह से आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का परिवर्तन कर दिए। अब आगे चलते हैं, पांचवें प्रकार की वाक्य में देखते हैं, पांचवा देखते हैं वाक्य आपका क्या है, पांचवा हमने लिखा हुआ है, द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल, मींस कारपेंटर क्या बढ़ई क्या बना रहा था, एक टेबल बना रहा था, तो भैया एक वाज मेकिंग है तो मींस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा वाज बीइंग और वर बीइंग लगाते हैं, तो बाद में लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अ टेबल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अ टेबल वाज हो जाएगा, टेबल आपका सिंगुलर था, टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब इसके साथ आपको लगाने क्या है, बीइंग लगाना है, वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, अ टेबल वाज बीइंग हो जाएगा। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है, तो अ टेबल वाज बीइंग मेड। अब उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके पहले बाई लिख देते हैं, तो बाई दी कारपेंटर हो गया, कारपेंटर आपका सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट को हमने बाद लिख दिया, उसके पहले बाई लगा दिया, तो आपने क्या बना लिया, अ टेबल वाज बीइंग मेड बाय दी कारपेंटर हो गया। ये सिंपल सा आपका पांचवा उदाहरण हो गया, मींस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिवर्तन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम उदाहरण की तरफ, जो है छठे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। एक इसका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे परिवर्तन होगा, लास्ट इसमें छठा देखते हैं। इसमें देखिए लिखे हुए हैं, रमेश हैड रिटेन अ लेटर, रमेश एक पत्र लिख चुका था, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हैड रिटेन है ना, हैड रिटेन मींस आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड बीन, और हैड बीन लगाएंगे, पैसिव वॉइस में हैड बीन लगाएंगे, तो पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अलेटर आपका ऑब्जेक्ट था तो इसे सब्जेक्ट लिख देंगे, अलेटर पहले आ जाएगा, और हैड जो है दोनों टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आप हैड का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अलेटर हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, अ लेटर हैड बीन हो जाएगा। और ए परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके पहले बाई लगा देंगे, बाई रमेश हो जाएगा। तो आपने क्या बना दिया, इसे छठे वाक्य को क्या बना दिया, अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई रमेश हो गया। उम्मीद करते हैं आपको 6 उदाहरण समझ में आया होगा। सातवें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। सातवां आपका किस टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। और सातवें उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, पता है आपको करना क्या होता है। आगे चलते हैं, हम लोग सातवें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आपका सातवां उदाहरण लिखे हुए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ही विल हेल्प यू,
ही विल वह कर सकेगा, हेल्प यू मीन्स आपकी मदद, वह आपकी मदद मीन्स तुम्हारी मदद कर सकेगा। तो प्यारे बच्चे आपका यहाँ पर आपको पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी इसमें या सेल भी लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। यू का पता है आपको, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी आपका यू होता है, तो इसलिए यू जैसे दिया हुआ है यहाँ पर वही लिख देंगे, यू हो गया। उसके बाद यू के साथ क्या लगा दिए, विल भी लगा दिए, क्योंकि आपको पता है आई के साथ केवल सेल भी लगाते हैं, आई और वी के साथ सेल भी लगाएंगे, बाकी जो है सभी के साथ जो है क्या लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। तो क्या हो गया, आपने यू विल भी हो गया। विल बी क्यों लगाया, आपको पता है अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी और सेल भी हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग यहाँ विल भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, यू विल बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा कोई चीज आपको याद रहे न याद रहे, लेकिन इस बात को याद रखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, बाई हिम हो जाएगा। तो क्या आपने कर दिया, यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का बनता नहीं है, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा हुआ है, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ये किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं। दी वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने दी वर्क को पहले लिख लिया। उसके बाद विल हैव बीन कर देंगे, चूंकि आपको पता है कि इसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो अगले टेंस का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन होगा या सेल हैव बीन होगा। वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगा देंगे, विल हैव बीन हो जाएगा। तो क्या हो गया, दी वर्क विल हैव बीन। और उसके बाद हमने बताया वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वैसे परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म दिया ही होता है, तो हो जाएगा दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस खोजेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो बाई देम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो है उसके पहले आप बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई देम हो जाएगा। तो आपने परिवर्तन कैसे कर दिया, दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आपके जितने टेंस थे, सभी टेंस के जो है हमने एक एक करके सभी का एक एक उदाहरण दिए, आपको समझाए किस तरह से परिवर्तन होते हैं। अभी तो आपने ऐसे सामान्य से जितने नियम थे सारे नियम देख चुके हुए हैं। अब कुछ हम लोग विशेष नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपके कुछ विशेष नियम क्या है, कुछ अतिरिक्त नियम आपके क्या होते हैं, हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कुछ विशेष परिवर्तन या नियम, मीन्स कुछ विशेष परिवर्तन या नियम। इसमें प्यारे बच्चे 7 विशेष परिवर्तन हमने लिखे हुए हैं, सातों को आपको एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली जितना अभी तक बताएं वो तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से जो बताने चल रहे हैं वो आप क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे प्यारे बच्चे। यहाँ से आपको विशेष नियम चल रहे हैं, ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पहले रूल पे चलते हैं। पहले रूल में देखिए क्या लिखे हुए हैं, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया के पश्चात पैसिव वॉइस में ऐड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चे बहुत बड़ा नियम निकल करके आ रहा है, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, इसके पश्चात पैसिव वॉइस में ऐड का प्रयोग करते हैं। मीन्स प्यारे बच्चे आप जो बाई लगा रहे थे, आप बाई आपको नहीं लगाना है, बाई के स्थान पे आपको लगाने क्या है, एट लगाने हैं। अगर आपके वाक्य में ये सारे शब्द हो, सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, डिसप्लीज्ड हो, अलार्म्ड हो, ये अगर आपके वाक्य में जो है शब्द दिए हुए हैं, तो आप जो है आप बाई का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। फिर अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, उदाहरण के माध्यम से और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा हिज र्यूड बिहेवियर, उसका र्यूड बिहेवियर डिस्प्लेस द टीचर्स, मीन्स टीचर्स को क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, मीन्स दुखी कर दिया। तो मीन्स उसका र्यूड बिहेवियर मीन्स उसका अच्छा व्यवहार जो नहीं था, एकदम बदतमीजी भरा जो व्यवहारवा था, वो टीचरवा को क्या कर दिया, डिसप्लीज्ड कर दिया, निराश कर दिया, दुखी कर दिया। प्यारे बच्चे आपको वाक्य में दिख गया, डिसप्लीज दिख गया है। अब इस जो जहां आप बाई लगाते थे वहां ऐड का प्रयोग करना है, कैसे करेंगे जरा वाक्य में देखते हैं। आपको पता है टीचर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर्स आपका जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे, पहले ये हो जाएगा, दी टीचर्स हमने पहले लिख दिए। और ऊपर वाला किस टेंस में दिया हुआ है, डिसप्लीज दिया हुआ है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है आप जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगाना है, वाज और वर्ब में से किसी एक को लगाना है। और टीचर्स आपका प्लूरल था, तो इसलिए आपने इसके साथ क्या लगा दिया, वर का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो गया, द टीचर्स वर, उसके बाद डिस्प्लीज्ड जैसे है डिस्प्लीज्ड लिख देंगे। उसके बाद आप बाई यहां लिखते थे ना, बाई उसके बाद सब्जेक्ट जो होता था उससे जोड़ते थे, बाई हिज र्यूड बिहेवियर लिखते थे ना। अगर आप लिखते तो बाई हिज र्यूड बिहेवियर, चूंकि हिज र्यूड बिहेवियर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही आपने सीखा था। तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, बाई हिज र्यूड बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लीज्ड की वजह से एट हिज र्यूड बिहेवियर होगा। आपने बाई के स्थान पे किसका प्रयोग कर दिया, एट का प्रयोग कर दिया, तो आपका क्या बन गया, द टीचर्स वर डिस्प्लीज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लीज दिया था इसलिए आपने एट का प्रयोग किया। तो इन सभी शब्दों की याद रखोगे आप, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड। आप जहां पर देखोगे इसके बाद आप बाई का प्रयोग नहीं करोगे, और इसीलिए शुरुआत में हमने प्रायः लिखाया हुआ था, आपको याद होगा हमने शुरुआत में प्रायः लिखाया हुआ था, हमने बताया था, आपको बाद में बताएंगे। तो चूंकि आपका हर सब में बाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने वहां प्रायः लिखाया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं अब आपको वो भी कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा जो हमने वहां पर समझाए हुए थे। तो इस तरह से पैप्चे ये आपका रूल नंबर फर्स्ट दिया हुआ था। एक एग्जाम्पल और जो है आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और जैसे हमने दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, मींस आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे सरप्राइज्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। सरप्राइज्ड मींस होता है आश्चर्यचकित, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। भैया मींस मतलब तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देख करके ना हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए हैं। तो यही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एग्जाम में टॉप करना है आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझना, इस बात को समझना। अब मी आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो हमने आई लिख दिया। और इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड दिया हुआ है, मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां क्या लगेगी, वाज वर्ब में एक लगेगा, आई के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, जो कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग वाज लेता है आई, तो क्या हो जाएगा, आई वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही होता है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड। अब योर इंटेलिजेंस क्या था, सब्जेक्ट था ना, तो बाई योर इंटेलिजेंस होना चाहिए था ना, सरप्राइज्ड की वजह से यहां पर क्या होगा, एट योर इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आपने बना दिया, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस आपने बना दिया, मींस आपने इसका पैसिव वॉइस इस तरह से परिवर्तन करके बना दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो वर्डिंग हमने आपको बताए हुए हैं, वर्डिंग आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐड किसके साथ प्रयोग करते हैं। अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, देखिए आपका रूल नंबर 2 क्या लिखे हुए हैं, नोन तथा ऑब्लाइज्ड क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। अभी जैसे हमने आपको एट का प्रयोग बताया ना, अब अगर आपके वाक्य में नोन दिया हुआ है, ऑब्लाइज्ड दिया हुआ है, अगर आपके वाक्य में ये दो शब्द दिए हुए हैं, तो आप इसके बाद टू का प्रयोग करोगे, बाई का प्रयोग नहीं करोगे, न तो एट का प्रयोग करोगे। आप किसका प्रयोग करोगे, बाई का, जो टू का प्रयोग करोगे। जैसे हमने लिखा, सोहनी नोज गांधी जी, सोनी किसको जानती है, गांधी जी को जानती है, तो का तोप कर दी क्या है कि जो है सोहनी गांधी जी को जान रही है, तो गांधी जी को तो दुनिया जान रही है, लेकिन कोनो बात नहीं, यहाँ पर जो हमें समझना है उसे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है सोनी नोज गांधी जी दिया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, आप पहले नियम पे चलो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, गांधी जी को पहले लिखेंगे गांधी जी, उसके बाद नोज दिया हुआ है, यस लगा हुआ है, तो मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इज एम आर का प्रयोग करोगे, गांधी जी के अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी इज नोन। अब उसके बाद नो के साथ क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं ना, तो नोन टू कर देंगे, सोनी हो जाएगा, तो गांधी इज नोन टू सोनी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका परिवर्तन हो गया, मींस नोन हो गया, ऑब्लाइज्ड हो गया। अगर ये दोनों जो है वर्ड किसी मींस ये दोनों शब्द किसी वाक्य में दिए हुए हैं, तो आप सीधे नियम समझोगे कि इनके बाद जो बाई नहीं लगेगा, इनके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। तो अभी तक हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, एक बाई कब लगाते हैं, दूसरा आपका टू कब लगाते हैं, और आपका एड कब लगाते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है।
रूल नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है। तो रूल नंबर 3 पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करना जो जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। प्यारे बच्चे, आप उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आपका रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं। देखिए तीसरा नियम क्या दिया हुआ है। तीसरा नियम लिखे हुए हैं प्लीज्ड हो गया। आप इन वर्डिंग को याद रखो, इन शब्दों को याद रखो। प्लीज्ड अगर हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, चार्म्ड हो गया, थ्रोन्ड हो गया, आदि क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। आप प्यारे बच्चे ये आपके कुछ दिए हुए हैं, कुछ कौन कौन से शब्द हो गए, प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, चार्म्ड हो गया, थ्रोन्ड। थ्रोन्ड मींस हमने बता दिया भीड़ से भरा हुआ, थ्रोन्ड मींस होता है भीड़ से भरा हुआ। बाकी अन्य शब्दों का आप जान रहे होंगे। प्लीज्ड मींस होता है संतुष्टि, सेटिस्फाइड मींस भी होता है, प्लीज्ड मींस होता है खुश हो जाना, सेटिस्फाइड मींस होता है संतुष्टि, डिस्गस्टेड मींस होता है निराशाजनक, चार्म्ड मींस होता है आकर्षक, थ्रोन्ड मींस होता है भीड़ से भरा हुआ। तो उम्मीद करते हैं सभी शब्दों की मीनिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके वाक्य में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड दिया हुआ है तो आप पैसिव वॉइस में इनके बाद किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करते हैं। आप इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, आप क्या प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा, अगर हमने वाक्य लिखा माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसको प्लीज्ड कर दिया, मीन्स प्रसन्न कर दिया। मतलब हमने ऐसा व्यवहार किया जिससे तुम क्या हो गए हो, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए हो। तो भैया हमारा व्यवहारवा प्रसन्न कर दिया ना, तो प्रसन्न कर दिया तो कोनो बात नहीं है। यहाँ प्लीज्ड वर्ड से हमें मतलब है। जब यहाँ प्लीज्ड वर्ड आया हुआ है तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्लीज्ड की वजह से हमें विथ लगाना है, लेकिन विथ तो लगाएंगे बाद में, पहले हम कुछ बेसिक परिवर्तन करते हैं। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हमने ही शुरुआत में लिख दिया पैसिव वॉइस में। और प्लीज्ड दिया हुआ है मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वाज वर लगता है, तो क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग ही वाज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, प्लीज की थर्ड फॉर्म भी प्लीज्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्लीज्ड। उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्लीज के बाद क्या लगाना है, विथ का प्रयोग करना है। ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। माई बिहेवियर आपका सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के पहले जो आप बाई लगाते थे तो आपको यहाँ क्या लगाना है, विथ लगाना है। तो क्या हो गया, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा नियम समझ में आ गया होगा, कोनो समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आपको ये वर्डिंग याद रखने हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रोन्ड, ये शब्द याद रखने हैं। इन शब्दों के बाद आप जो है क्या प्रयोग करते हैं, आप जो है विथ का प्रयोग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा नियम था। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूल नंबर 4 पे चलते हैं, चौथे नियम पे चलते हैं। देखते हैं आपका चौथा नियम क्या दिए हुए हैं, मीन्स दिए नहीं हुए हैं, हमने लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं आपका चौथा नियम हमने क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने और समझने की कोशिश करना। हमने लिखा हुआ है कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है। आपने दो वर्डिंग आपको और मिल गया, कंटेंट मिल गया, इंटरेस्टेड मिल गया। आप इनके पश्चात हमेशा पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। किसके पश्चात, कंटेंट और इंटरेस्टेड के पश्चात। कंटेंट और इंटरेस्टेड के पश्चात आपको क्या लगाना है, इनका प्रयोग करना है। जैसे आपने एट देखा, विथ देखा, टू देखा, उसी तरह से दो वर्ड आपके हैं कंटेंट और इंटरेस्टेड, इनके बाद आपको क्या लगाने हैं, इनका प्रयोग करना है। जैसे हमने पहला वाक्य लिखा हुआ है, दिस केस इंटरेस्ट्स द लॉयर्स, मींस इस केस में वकील क्या ले रहे हैं, रुचि लेते हैं। तो दिस केस इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट आपको वहीं पर समझ आ रहा होगा, ये आपका क्या है, किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यस या यस लगा हुआ है, द लायर्स। तो आप बेसिक परिवर्तन पहले करो, बेसिक परिवर्तन करोगे द लायर्स आपका पहले आ जाएगा, तो क्या कर देंगे, द लायर्स हो गया। अब इसके बाद इसमें इज एमाल लगाते हैं, तो आप क्या क्या कर देंगे, लायर्स मींस वकील, काफी वकील है, यस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो मींस आर लगाओगे आप, तो क्या हो जाएगा, दी लायर्स आर हो जाएगा। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा ना, तो क्या कर देंगे, दी लायर्स आर इंटरेस्टेड। अब उसके बाद दिस केस आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पहले जो बाई लिखते थे, अब क्या लिखना है, इन लिखना है, तो क्या हो जाएगा, दी लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस हो जाएगा।
इंटरेस्ट के बाद आपने क्या लिख दिया, इन लिख दिया, तो क्या हो गया, द लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसका परिवर्तन कर दिया। एक एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, इसमें समझने की कोशिश करना। हमने लिखा हुआ है दिस बॉक्स कंटेन्स, यह बॉक्स समाहित किया हुआ है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स बहुत सुंदर चीजों को सम्मिलित किया हुआ है। अब बक्सवा में क्या रखा गया, बहुत सुंदर चीज रखा गया है। अब सुंदर चीज मतलब सोना गहना गुड़िया नहीं रखा गया, मतलब हो सका खाने वाली कोनो सुंदर चीज रखी गई हो, ठीक है। और लड़कियां तो सोच रही होंगी कि ये खाने वाली चीज नहीं होगी, हमारा मेकअप का सामान होता है होगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियां ना इतना आगे होती है, अपने बैगों में मेकअप का सामान लेके चलती हैं। उनका जरा सा बाल बिगड़ा ना, तुरंत ही जो है शीशा की छुटवार के रखी रही होंगी, उसी शीशा में अपना चेहरा देख करके ना तुरंत सजना संवरना शुरू कर देती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया देखे ना तो सबसे विश्व सुंदरी लगे, और हमेशा उनकी सब तारीफ करते रहे कि आज तुम कैसे क्या कर दी हुई हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। ऐसा वो सोचती है कि दुनिया उनकी ऐसा कहता रहे, सब सामने वाला खूब तारीफ करे, इसीलिए तो इंसान सजता धजता है, ठीक है। तो इसलिए भैया बालक लोग, जब आपकी बियाह हो जाएगा ना तो अपनी मेहरारू की तारीफ कर दीजिएगा, नहीं तो जो है गुस्सा आ जाएगी, आपसे खुश नहीं रहेगी। तो इसलिए आप ये ट्रिक जान जाना, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, अब इससे परिवर्तन करते हैं। आपको पता है पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स दिया हुआ है, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स को हमने पहले लिख दिया, और ए आपका प्लूरल था, प्लूरल था तो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या हो गया, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर हो गया। अब कंटेंस वहां पर है, कंटेंस से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया हुआ था, तो यस लगा हुआ है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका सॉरी इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंटेन का, कंटेन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इन लगाना है, क्योंकि कंटेन के बाद हमने आपको बताया इन का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। दिस बॉक्स आपका सब्जेक्ट था तो आप लास्ट में लिखोगे, तो कंटेन्ड इन दिस बॉक्स हो जाएगा। तो आपने सिंपल से क्या कर दिया, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स कर दिया। तो प्यारे बच्चे आपका चौथा नियम था। जल्दी से उम्मीद करते हैं आपको चौथा नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है। यहाँ पर बच्चों देखिए आपका रूल नंबर 5 लिखे हुए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। हमने लिखा हुआ है कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डूअर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसे नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझना, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो किसी ने मेरे पेन को क्या कर लिया, चुरा लिया हुआ है। तो इसे पैसिव वॉइस में क्या करो, कैसे करोगे, तो माई पेन आप पहले करोगे, माई पेन आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो इसे पहले करोगे, तो क्या हो जाएगा माई पेन। उसके बाद हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, तो हैज बीन। अब स्टोलन थर्ड फॉर्म उसमें दिया ही है तो आप उसमें परिवर्तन नहीं करोगे, स्टोलन ही हो जाएगा। अब बाई समवन लिखना चाहिए था हमें, बाई समवन लिखना चाहिए था क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे पता आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि समवन किसी ने चुराया हुआ है, जिससे आपको पता नहीं कि किसने चुराया हुआ है। तो बाई लगाते जब कोई निश्चित होता कि भैया किसने चुराया है, फलाने ने चुराया है या ठिकाने ने चुराया हुआ है, तो अगर फलाने ठिकाने का नाम दिया होता तो हम लगा सकते थे तब, लेकिन यहाँ पर फलाने ठिकाने का कोनो नाम नहीं दिया है, किसी के द्वारा चुराई गई है। तो आप अगर कह दिया गया तो ऐसे माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा पेन चुरा ली गई, इसमें भी पता चल रहा है कौन चुराया हमको पता नहीं है, लेकिन मेरी पेन चुरा ली गई है, तो इसमें भी पता चल रहा है ना। ऊपर भी पता चल रहा है कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन तो यही होता है, बिना अर्थ बदले जो है आपको वाक्य लिखना होता है। तो आपको अर्थ ये भी निकल रहा है, नीचे के माध्यम से भी आपका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर हुआ है कि किसी ने मेरी पेन चुराया हुआ है, क्लियर नहीं है। तो इसलिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो हम सब्जेक्ट को नहीं भी लिखते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है। तो प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 5 था। छठवें रूल नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और छठे रूल नंबर की तरफ बढ़ने से पहले आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको पता है यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस के साथ आपको करना क्या होता है। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा नियम क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आपका रूल नंबर 6 लिखे हुए हैं, छठे नियम को लोग जल्दी से देखते हैं।
और ये आपको छठा नियम बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा सा नहीं है, एकदम छोटा सा है अगर समझ जाओगे तो। हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कुछ आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के ये क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। मींस या प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के किसका कार्य करती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। अगर ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होती तो इंट्रांसिटिव वर्ब होती तो बनता ही नहीं पैसिव वॉइस। ये किसका काम करने लगती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करने लगती हैं। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ ही रहता है, तो जो भी प्रीपोजिशन इसके साथ में सटा हुआ होता है उसको उसी के साथ में लिख देते हैं। तो सिंपल से एक देहाती भाषा में समझना कि मान लो ई हो गया है कि हमें कौनो मेहरारू से शादी कर रहे हैं, लड़की से शादी नहीं कर रहे हैं, हम मेहरारू से शादी कर रहे हैं, और उस मेहरारू का एक ही बच्चा है, मेहरारू का क्या है, बच्चा भी है। अब अगर हम ब्याह कर रहे हैं तो हमको बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा उस बच्चा को तो छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि हमको केवल मेहरारू चाहिए, हमको बच्चा नहीं चाहिए ना, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि एक वर्ब दिया हुआ है, वर्ब के साथ उसका जो है प्रीपोजिशन भी साथ में लगा हुआ है। तो जब आप पैसिव वॉइस में करोगे तो जो क्योंकि वही प्रीपोजिशन उसे बना क्या देता है, वही प्रीपोजिशन उसे ट्रांसिटिव वर्ब का काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो अगर जो है प्रीपोजिशन को हटा दोगे तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ ही नहीं निकाल पाएगी, वर्ब अर्थ नहीं निकाल पाएगी, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मेहरारू का अगर जो है उसके बच्चा से अलग कर देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, वो हमारे साथ तब रहेगी, भाग जाएगी दूसरे दिन ना अपने बच्चा के बिना। तो वही बात है। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पर समझना, अब उदाहरण के माध्यम से समझोगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है, दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी, लड़कियों ने मेरे ऊपर हंसा। आप बताओ, लड़की लोग जितना देख रही होंगी ना तो वो हंस भी रही होंगी, सर जी मेहरारू से ब्याह करने वाले हैं, ठीक है, वो बच्चा जिसका है ऐसे लोग से ब्याह करने वाले हैं, तो इसलिए हंसो रही होंगी। तो एकदम उदाहरणों सटीक बैठ गया है। तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी, लड़कियों ने मेरे ऊपर हंसा। तो लाफ आपको दिख रहा होगा, लाफ के साथ एट जुड़ा हुआ है, एट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, लाफ के साथ एट जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से ट्रांसिटिव वर्ब हुआ और इसके साथ मी ऑब्जेक्ट जुड़ा। तो प्यारे बच्चे इसलिए आप लाफ एट जैसे है वैसे उतार देंगे। तो क्या कर देंगे, अब इसे पैसिव वॉइस से बदलो, जो बेसिक नियम हमने बताए हुए हैं उसी तरह से परिवर्तन करो। मी को आप किसमें परिवर्तन करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तन करो तो क्या हो जाएगा, मी आई में परिवर्तन हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब लाफ्ड है मींस किस टेंस में था आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था ना, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, दी आई वाज लाफ्ड हो जाएगा। अब लाफ का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लाफ्ड ही होता है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज लाफ्ड एट, जैसे है वैसे रहने देंगे, आई वॉज लाफ्ड एट, जैसे है वैसे रहने देंगे। बाई, आप बाई लगाएंगे सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगाते हैं, बाई दी गर्ल्स हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आई वॉज लाफ्ड एट बाई दी गर्ल्स हो गया। सिंपल सी बात है, अगर उसके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है तो उसे उस प्रीपोजिशन को साथ में ही रहने देते हैं, उसे हटाते नहीं है। तो समझना, मेहरारू को बच्चा से अलग नहीं करना है, भले ब्याह कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका सातवां नियम लिखे हुए हैं, ये लास्ट नियम है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे, पूरा असर्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट कर्म होते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। प्यारे बच्चे इस बात को समझना, अगर किसी में दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो भैया अगर दो लड़की आपसे ब्याह करने के लिए तैयार हो जा रही हैं तो आप दोनों से तो कर नहीं सकते हैं, एक कैसे करेंगे ना, एक से ब्याह करके अपने घर में लाएंगे, दूसरे को वहीं पर छोड़ देंगे, जहां पर दूसरी रहती है वहीं छोड़ देंगे ना। सपोज दैट ऐसा मान लो एक दो बहन है, दोनों बहन से तो ब्याह नहीं करोगे, एक बहन से ब्याह करके अपने घर में लाओगे और दूसरी बहन को उसके जो उसका घर है वहीं पर रहने दोगे, उसको तो भी नहीं लाओगे ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, एक को तो आप पहले ला दोगे, एक को पहले ला दोगे मीन्स उसे उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे और एक ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर रहने देते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उदाहरण से समझिए, ही गेव मी अ रूपी, उसने मुझे एक रुपये दिया, ही गेव मी अ रूपी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे आपको दो दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, एक मी दिख रहा होगा, एक अरूपी दिख रहा होगा। तो मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और अरूपी भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दिया हो तो अब क्या करेंगे, हमने कहा एक को ला करके सब्जेक्ट बना देना है, एक को आप वहीं रहने देते हैं। अगर हम मी को ला रहे हैं,
मी को ला रहे हैं तो मी को सब्जेक्टिव केस में करेंगे आई कर देंगे, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, जो कि गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका वाज लग जाएगा, आई वाज हो गया, वाज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का आपको प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन हो जाएगा। अरूपी जहां था वहीं रहने दिए, हमने लिख दिया आई वाज गिवन अरूपी, अरूपी आपका यहीं पर था ना, यहीं पर था तो यहीं छोड़ दिए, अरूपी बाई हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, बाई हिम हो गया, मींस जैसे था वैसे वहीं पर उसके स्थान पे रहने दिए, तो आपने कर दिया आई वाज गिवन अरूपी बाई हिम हो गया। ये ऐसे कर सकते हो। अब हमारा मन कर रहा है कि हम मी को वहीं पर रहने दें, अरूपी को पहले लाएं, अरूपी को पहले लाएं और मी को वहीं पर रहने दें। तो प्यारे बच्चे अब जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना कैसे करेंगे, अरूपी को आप पहले कर दो, अरूपी को पहले कर दोगे तो अरूपी पहले आ जाएगा, अरूपी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब क्या लगेगी, वाज लगेगा, अरूपी वाज, अब गिवन हो जाएगा, वर्ब की गिव वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, अरूपी वाज गिवन। अब मी को टू मी से जोड़े हैं, टू मी बाई हिम में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये टू कहां से आ गया, अब इस बात को समझना। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है होता है, जैसे अरूपी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मींस मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो है अरूपी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप उसी को उसके ही स्थान पे छोड़ रहे हैं, तो आप उसके पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, तो इसलिए मी के पहले हमने क्या लगा दिया हुआ है, टू लगा दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप टू का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए हमने मी के पहले क्या लगा दिए हुए हैं, टू का प्रयोग कर दिए हुए हैं। और उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कंफर्म क्लियर होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पढ़ाया गया होगा, हाई स्कूल में पढ़ाए हुए थे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा समझ लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसी में समझो, ही गेव मी या रूपी में समझो। अगर वर्ब से क्या प्रश्न करने पर, उसने मुझे क्या दिया, क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिल जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब पूछो ही गेव मी या रूपी, तो वर्ब से पूछो क्या, गेव मी होता देना, तो उसने मुझे क्या दिया, क्या दिया, तो आपका उत्तर क्या आएगा, रूपी दिया ना, मीन्स 1 रुपया दिया ना, 1 रुपया दिया, तो जाहिर सी बात है ए रूपी उत्तर आया, मीन्स जो आपका क्या से प्रश्न पूछने से उत्तर मिल जाए वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको से प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी या रूपी, उसने 1 रुपये किसको दिया, किसको दिया, तो किसको का जवाब क्या रहा, मी मीन्स मुझे दिया ना, तो किसको से अगर जवाब मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप वहां क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मींस मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, रूपी आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहीं पर छोड़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान देंगे बस कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किससे जुड़ जाएगा, टू से जुड़ जाएगा। तो हमने कर दिया अरूपी वाज गिवन टू मी बाई हिम हो जाएगा। तो इसलिए आप बेहतर होगा कि ये टू वाला फंडा अगर आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देना, तो आपका कोई टू वाला झंझट नहीं होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे रहेगा, उसमें कोई टू नहीं जुड़ता है, केवल ये आपका जो है किसके साथ होता है, अरूपी आपका मीन्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हो तभी ये दिक्कत होती है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आज के कॉन्सेप्ट हमने एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट समझाए। असर्टिव सेंटेंस के जितने नियम थे हमने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं प्यारे बच्चे, एक भी नियम नहीं छोड़े हुए हैं, सारे नियम एक एक करके एकदम बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे नियम समझ में आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। इसके अगली क्लास में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसको अगर पैसिव वॉइस से, अब असर्टिव सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना होता है तो कैसे क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात, जैसे आपको जो नियम अभी बताए हैं उसका उल्टा कर देते, उसका उल्टा कर दोगे तो जाहिर सी बात है आप क्या कर दोगे, उल्टा करोगे तो आप पैसिव से
एक्टिव में बना लेंगे, तो उल्टा कर देंगे तो पैसिव से एक्टिव बन जाएगा, और जैसे नियम बता रहे हैं सीधा ऐसे चलने देंगे तो एक्टिव से पैसिव रहेगा। तो इसलिए पैसिव से एक्टिव बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप उसे आसानी से कर लोगे अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास असर्टिव सेंटेंस की यही कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में आपका इंटरगेटिव सेंटेंस, उसके बाद अगली क्लास में आपका इंपरेटिव सेंटेंस, 2 क्लास में और आपका ये पैसिव वॉइस कंप्लीट कर देंगे। तो आज की यही क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को जो है अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना। इन्हीं उम्मीद के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ मिलते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।